हेलो एवरीवन। हम लोग इस वीडियो लेक्चर में 2024 का पीवाईक्यू सॉल्यूशन देखेंगे। ये पीवाईक्यू सॉल्यूशन हमारा जो है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट का रहेगा। बात समझ गए। और ये क्वेश्चन पेपर हमारा बीयू का क्वेश्चन पेपर है। चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं। अगर आपको ऑडियो का इशू होता है, ठीक है, तो आपको ईयरफोन इस्तेमाल करना है। ये बात हम आपको पहले ही बता देते हैं। अगर ऑडियो इशू है तो ईयरफोन इस्तेमाल कीजिए, लो वॉइस है कुछ भी है तो ईयरफोन इस्तेमाल कीजिए, सब कुछ क्लियर रहेगा। ठीक है, चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला सवाल है यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा गया है, ये क्या कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय सॉइल कंसोलिडेशन। सॉइल कंसोलिडेशन से आप क्या समझते हैं? प्राइमरी फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल कंसोलिडेशन। देखिए आपको एक बात बताते हैं, सॉइल कंसोलिडेशन आपको हम 2 मिनट में समझा देते हैं और लाइफ टाइम याद रहेगा। मान के चलिए ये हमारा क्या है, ग्राउंड लेवल है, जमीन है, जिसके ऊपर की हमको क्या करना है, घर बनाना है। ठीक है, तो जैसे ही हम इसके ऊपर घर बनाते हैं तो इसका सॉइल का वॉल्यूम जो है थोड़ा दबता है। ठीक ना, अगर तुम मान के चलो नॉर्मल मिट्टी के ऊपर लोड लगाओगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, चेंज करेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है सर, ये हमारा सर सॉइल है। इसके ऊपर अगर हम लोड लगाएंगे तो इसका वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका वॉल्यूम क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ये वॉल्यूम डिक्रीज क्यों करता है? क्योंकि देखो एक चीज बताते हैं, हमारा सॉइल में दो चीज होता है। एक सॉलिड होता है, सॉइल सॉलिड जो मिट्टी का कण हो गया। दूसरा क्या होता है, हमारा वॉइड होता है। बात समझ में आ रही है? इस वॉइड में दो चीज होता है, एक होता है एयर और दूसरा होता है हमारा क्या, वाटर। बात समझ गए? चलिए, जब एयर बाहर निकलता है, जब हमारा एयर बाहर निकलता है मिट्टी से, तो इसको हम लोग कंपैक्शन कहते हैं। और जब वाटर बाहर निकलता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन कहते हैं। ठीक है, तो शुरू में हमारा क्या होता है, मिट्टी नॉर्मली होता है, उसमें वॉइड भी होता है, सॉइल सॉलिड भी होता है। लेकिन जब हम लोग लोड लगाते हैं तो हमारा वॉइड से जो एयर और वाटर है वो बाहर निकलने लगता है। ठीक है, अगर हम तुरंत लोड लगाते हैं तो हमारा सबसे पहले एयर बाहर निकलेगा, कंपैक्शन होगा। लेकिन जो कंसोलिडेशन होता है, जो मिट्टी के अंदर से पानी बाहर निकलता है, इसको निकलने में बहुत टाइम लग जाता है। 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, उससे भी ज्यादा समय लग सकता है। ठीक है, इसका कोई लिमिट नहीं है कि कितना दिन में कंसोलिडेशन होगा, पानी कितना दिन में बाहर निकलेगा। ठीक है, तो जैसे ही हम लोग सॉइल पे लोड लगाते हैं तो इसका क्या करता है, वॉल्यूम चेंज करता है। इस चीज को क्या कहते हैं, सॉइल का कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। ठीक है, किसी पे लोड लगाओगे उसका वॉल्यूम चेंज करेगा, मतलब क्या, वो चीज कंप्रेसिबल है। ठीक, तो सॉइल हमारा कंप्रेसिबल है, क्यों सर? क्योंकि इसके अंदर वाइड है, और इस वाइड से जैसे ही एयर बाहर निकलेगा उस चीज को कंपैक्शन कहेंगे। जब वाटर बाहर निकलेगा उसको क्या कहेंगे, कंसोलिडेशन कहेंगे। ठीक है, अब ये जो कंसोलिडेशन होता है इसमें वाटर बाहर निकलता है। कौन वाटर बाहर निकलता है सर? सवाल ये कि किस तरह का पानी बाहर निकलता है। तो हमारा सर पोर वाटर बाहर निकलता है। हमारा क्या बाहर निकलता है सर, पोर वाटर बाहर निकलता है। सवाल ये उठता है कि सर पोर वाटर क्या होता है। जैसे देखिए आपको समझाते हैं। मान के चलो कि ये हमारा जो है मिट्टी का कण है, सॉइल सॉलिड है। ठीक है, इस सॉइल सॉलिड के बीच में हमारा क्या है सर, खाली जगह भी तो है। ये सब क्या है, खाली जगह है। मान के चलो इस खाली जगह में हमारा एयर और वाटर भरा हुआ होता है, तो एयर तो हमारा कंपैक्शन करेंगे तो एयर बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये जो वाटर इस खाली जगह में बैठा पड़ा हुआ है, इसी चीज ये हमारा क्या कहलाता है, पोर वाटर कहलाता है। ठीक है, पोर का हो गया मतलब खाली जगह, जिसको आप वॉइड भी कहते हैं। ठीक ना, और इसमें ये जो पानी भरा हुआ है इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोर वाटर कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जो कंसोलिडेशन होता है उसमें यही पोर वाटर आपका बाहर निकलता है। पानी का बाहर निकलना कंसोलिडेशन, हवा का बाहर निकलना कंपैक्शन कहलाता है। अच्छा एक बात, ये जो हमारा कंसोलिडेशन होता है मेनली किस तरह के सॉइल में होता है, सैचुरेटेड क्ले में होता है। किस तरह के सॉइल में होता है, मेनली ये सैचुरेटेड क्ले में होता है, जिसका की परमिएबिलिटी लो हो, उसी तरह सॉइल में कंसोलिडेशन होता है। तो कंसोलिडेशन आई होप कि आप समझ गए होंगे क्या होता है कंसोलिडेशन। चलिए आइए हम लोग इसका आंसर से समझते हैं कि आंसर में क्या लिखा हुआ है। सर आप क्या बता दिए हैं? आंसर में हमारा लिखा हुआ है, कंसोलिडेशन इज द टाइम डिपेंडेंट डिक्रीज इन वॉल्यूम। आपको क्या बोले, लोड लगाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा। क्यों घटेगा सर? क्योंकि उसमें वाइड है, वाइड से एयर और वाटर बाहर निकल रहा है। तो ये हमारा टाइम डिपेंडेंट चीज है। कंसोलिडेशन क्या है, टाइम डिपेंडेंट, मतलब इसमें समय लगेगा सर। ठीक है, 50 साल, 100 साल
कितना भी समय हमारा लग सकता है। कंपैक्शन क्या होता है, अभी लोड लगाइएगा तुरंत कंपैक्ट हो जाएगा, ठीक है, वो बहुत छोटा टाइम के लिए होता है। आप देखे होंगे रोड पे रोलर चलते रहता है, वो क्या कर रहा है, कंपैक्शन कर रहा है, समझ गया ना। लेकिन कंसोलिडेशन में 50 साल, 100 साल, 200 साल, इनफाइनाइट टाइम भी लग सकता है। तो इसलिए कंसोलिडेशन आपका क्या टाइम डिपेंडेंट फोनोमेना है, जिसमें का आपका वॉल्यूम डिक्रीज होता है, सॉइल का वॉल्यूम डिक्रीज होता है, सैचुरेटेड सॉइल पे होता है, सैचुरेटेड कंप्रेसिबल सॉइल पे होता है, सैचुरेटेड क्ले भी आप कह सकते हैं। रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर, एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर करने का मतलब जो कि हमारा वॉइड में जो पानी है उसका बाहर निकलना, एक्सपल्सन मतलब होता है बाहर निकलना, ठीक है। तो जो आपका सॉइल में पानी फंसा हुआ है उस पानी को बाहर निकलने की वजह से आपका क्या होता है, कंसोलिडेशन होता है। जब उस पे हम लोग लोड लगाते हैं, बात समझ में आ रही है, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, कंसोलिडेशन कहते हैं। तो कंसोलिडेशन समझ में आ गया सर, कि हमारा सर सैचुरेटेड कंप्रेसिबल सॉइल होगा, उस पे जब हम लोग लोड लगाएंगे, ठीक है, तो उसका सॉइल का क्या करेगा, वॉल्यूम चेंज करेगा, ठीक है। लोड लगाने की वजह से सॉइल से अगर हमारा पोर वाटर बाहर निकलता है, उस चीज को हम लोग कंसोलिडेशन कहते हैं। बात समझ में आ गई, चलिए ठीक है। एक्सपल्सन मतलब होता है बाहर निकलना। आंसर छोटा है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझा दिए ताकि एग्जाम में आप बना के लिख सकते हैं खुद से। चलिए, प्राइमरी फैक्टर्स अफेक्टिंग कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन को अफेक्ट करने वाला कौन कौन सा फैक्टर है। तो सबसे पहला हमारा सर क्या हो जाएगा, सबसे पहला फैक्टर हमारा क्या है, वॉइड रेशियो, इनिशियल वॉइड रेशियो या फिर इनिशियल पोरोसिटी। कैसे अफेक्ट करता है बताते हैं। अगर आपका वॉइड रेशियो जितना ज्यादा होगा, इनिशियल वॉइड रेशियो को हम लोग ई नॉट से दिखाते हैं। अगर आपका इनिशियल में मतलब जिस समय आपको सॉइल मिला उस समय अगर वॉइड रेशियो बहुत ज्यादा है, इसका मतलब सॉइल क्या बहुत कंप्रेसिबल है, सॉइल का वॉल्यूम जो है बहुत ज्यादा घटने वाला है, उसमें बहुत ज्यादा सेटलमेंट देखने को मिलेगा। इसलिए हम लोग एज ए गुड सिविल इंजीनियर हम लोग जब भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो हम लोग को इनिशियल वॉइड रेशियो लो रखना चाहिए। बात समझ में आ रही है, क्योंकि सर अगर हाइयर ई नॉट रहा तो हमारा क्या होगा, कंप्रेशन, कंप्रेसिबल वॉल्यूम ज्यादा देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपको क्या मिलेगा, लार्ज सेटलमेंट देखने को मिल सकता है। बात समझ में आ गई, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ड्रेनेज कंडीशंस एंड परमेबिलिटी पे, ठीक है। कंसोलिडेशन ड्रेनेज कंडीशन और परमेबिलिटी पे डिपेंड करता है, वन वे ड्रेनेज और टू वे ड्रेनेज पे करेगा। बात समझ में आ रही है। लोअर परमेबिलिटी जो है उसमें स्लोअर कंसोलिडेशन होता है, जिसका परमेबिलिटी कम है जैसे कि क्ले, उसमें कंसोलिडेशन स्लो होता है। सैंड परमेबिलिटी बहुत ज्यादा, कंसोलिडेशन बहुत तेजी से होता है। बात समझ में आ रही है। तो हमारा कंसोलिडेशन किस पे डिपेंड करता है सर, इनिशियल वॉइड रेशियो पे, ड्रेनेज कंडीशन और परमेबिलिटी पे। तीसरा निर्भर करता है हमारा मैग्नीट्यूड एंड रेट ऑफ लोड अप्लाइड पे, हम लोग कितना लोड लगा रहे हैं, किस रेट से लगा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करेगा, लार्ज या फास्टर लोडिंग। अगर हम लोग ज्यादा लोड लगाएंगे मिट्टी पे या बहुत तेजी से लोड लगाएंगे तो हमको क्या देखने को मिलेगा, लार्जर एक्सेस पोर प्रेशर एंड लॉन्गर डिसिपेशन टाइम, ठीक है। आपका जो है पोर प्रेशर ज्यादा होगा और डिसिपेशन टाइम क्या होगा, लंबा समय लगेगा। बात समझ में आ रही है, डिसिपेशन टाइम आपका क्या होगा, लंबा समय लग सकता है। तो ये सब पॉइंट आपको याद रखना है कि किस पे क्या क्या निर्भर कर रहा है। चलिए, अगला सवाल क्या है, ग्राउंड वाटर टेबल एंड पोर प्रेशर कंडीशन, ठीक है। ग्राउंड वाटर टेबल और पोर प्रेशर कंडीशन पे भी हमारा कंसोलिडेशन डिपेंड करता है। अफेक्ट्स इफेक्टिव स्ट्रेस चेंजेस एंड ड्रेनेज पाथ, ठीक। उसके बाद अगला क्या, प्रेजेंस ऑफ प्री कंसोलिडेटेड एंड ओवर कंसोलिडेटेड कंसोलिडेशन, ठीक है। प्री कंसोलिडेशन या ओवर कंसोलिडेशन पे भी निर्भर करता है। ओवर कंसोलिडेटेड क्ले कंप्रेस लेस अंडर द सेम लोड नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले। देखिए दो तरह का सॉइल आप यहाँ पे पढ़िएगा, एक्चुअली में ये दो तरह का सॉइल नहीं होता है, दोनों दो तरह सॉइल का कंडीशन होता है, एक होता है ओसीसी, एक होता है एनसीसी। ओसीसी क्या होता है कि अगर ओसीसी सॉइल है तो इसमें आपको कम सेटलमेंट देखने को मिलता है, ठीक है, और एनसीसी सॉइल है तो इसमें आपको ज्यादा सेटलमेंट देखने को मिलता है। तो एज ए गुड सिविल इंजीनियर हम लोग ओसीसी सॉइल प्रीफर करते हैं। ओसीसी क्या है कि पास्ट में इतना ज्यादा लोड लेके वो दब चुका है कि अब उस पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एनसीसी सॉइल क्या है कि ये अभी नया नया लोड लेना शुरू हुआ है, इसमें आपको क्या होगा, सेटलमेंट ज्यादा देखने को मिल सकता है। चलिए अगला क्या है, सॉइल स्ट्रक्चर एंड फैब्रिक, ठीक है। सॉइल स्ट्रक्चर और फैब्रिक पे भी आपका कंसोलिडेशन डिपेंड करता है, जैसे कि सर सिमेंटेनियस फिशरीज, ये सब आपका इसका अंदर आ जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए इसके साथ साथ हमारा सर सॉइल जो है कंसोलिडेशन टेम्परेचर, केमिकल एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, ये सब पे भी निर्भर करता है।
बात समझ में आ गई? चलिए, तो हम लोग देख लिए सर कंसोलिडेशन क्या होता है, किस किस फैक्टर पे ये निर्भर करता है। अब हमको जो है एक न्यूमेरिकल है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ गए ना। क्वेश्चन देखिए, आपको एक बात बताते हैं, जैसे ही हम लोग एग्जाम में न्यूमेरिकल देखते डर जाते हैं, जबकि न्यूमेरिकल होता बहुत आसान है। क्वेश्चन हमको क्या करता है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, फॉर ए सॉइल अंडर गोइंग कंसोलिडेशन, एक सॉइल है जिसमें कि कंसोलिडेशन हो रहा है, उसका इनिशियल वॉइड रेशियो 0.7 दिया हुआ है और फाइनल वॉइड रेशियो 0.5 दिया हुआ है, थिकनेस ऑफ क्ले लेयर 5 मीटर दिया हुआ है, स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब दिया हुआ है। आपको चेंज इन वॉइड रेशियो निकालना है, ठीक है, और दूसरा प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट निकालना है। देखिए, एग्जाम में जब हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं डर जाते हैं, लेकिन आपको एक बात बताते हैं, अगर आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आता है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये बहुत जरूरी है, ठीक है, और दूसरा कि उसका कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो 100% आपसे जो है क्वेश्चन बनेगा, ठीक, 100% आपसे क्या बनेगा, क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे बनेगा सर, आपको बताते हैं। देखिए, हम लोग सबसे पहले लैंग्वेज पकड़ते हैं, हमको एक सॉइल है जिसमें कि इनिशियल वॉइड रेशियो दिया हुआ है और फाइनल वॉइड रेशियो दिया हुआ है, क्ले का लेयर भी दिया हुआ, हमको चेंज इन वॉइड रेशियो पूछ रहा है, ठीक है। तो चेंज इन वॉइड रेशियो तो निकालना आसान है, शुरू में जितना था बाद में जितना हुआ उसको घटा दीजिए, चेंज इन वॉइड रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग जो है न्यूमेरिकल बनाने के लिए न्यूमेरिकल का बेसिक प्रोसेस से चलेंगे, और न्यूमेरिकल का बेसिक प्रोसेस क्या कहता है कि जब भी क्वेश्चन देखिए तो सबसे पहले आप क्या लिखिए, गिवन लिखिए कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या चीज है, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इनिशियल वॉइड रेशियो ई नॉट 0.7, फाइनल वॉइड रेशियो 0.5, हाइट जो है क्ले लेयर का 5 मीटर, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे, चेंज इन वॉइड रेशियो कैलकुलेट करेंगे। चेंज इन वॉइड रेशियो का हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है सर, डेल्टा ई बाय ई नॉट माइनस ई एफ, ई नॉट हो गया इनिशियल वॉइड रेशियो, फाइनल वॉइड रेशियो। तो चेंज इन वॉइड रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे, फाइनल 0.7 दिया हुआ है, ये हो गया इनिशियल, घट के 0.20 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इतना आसान न्यूमेरिकल था, बताइए, कुछ है नहीं है, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट कहता है, ठीक है, प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट, ठीक। तो सेटलमेंट जो है हमारा, इसको लोग अलग अलग चीज से दिखाते हैं, ठीक है। सेटलमेंट को लोग हमारा क्या करता है, सेटलमेंट को लोग कैपिटल एस से दिखाता है, स्मॉल डेल्टा एच से भी दिखाएगा, डेल्टा एच से भी दिखा सकता है, ठीक है। तो ये सबसे हम लोग क्या करते हैं, सेटलमेंट दिखाते हैं। सेटलमेंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, एस बराबर डेल्टा एच डेल्टा ई वाई प्लस ई नॉट। हो सकता है आप ऐसा देखे होंगे, डेल्टा एच बाई एच बराबर डेल्टा ई बाय 1 प्लस ई नॉट, इस तरह का फॉर्मूला भी आप देखेंगे, वही फॉर्मूला लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही, ऊपर वाला ही फॉर्मूला लिखा हुआ है, दूसरी तरीके से खाली लिखा है, सिंबल अलग है बस, ठीक है। तो हमारे पास सेटलमेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, यहां से हम लोग क्या करेंगे, इस सॉइल का सेटलमेंट निकाल देंगे। चलिए, यहाँ पे हम लोग जो है जो जो वैल्यू दिया हुआ है, एच का वैल्यू हमको दिया हुआ है सर 5 मीटर, डेल्टा ई हमने यहाँ से निकाल रखा है 0.20, ठीक है, ई नॉट हमारा 0.70 है, सारा वैल्यू इसमें हम लोग पुट कर देंगे और हमको कैलकुलेट करके इतना आता है 0.588 मीटर आता है। इसी मीटर को हम लोग जो है एमएम में निकाल लेते हैं। जनरली अगर आपको एग्जाम में सेटलमेंट कैलकुलेट करने आता है, ठीक है, तो जनरली हम लोग करते हैं सेटलमेंट को एमएम में निकालते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, लेकिन जनरली हम लोग एमएम में निकालते हैं। तो इसको हम लोग एमएम में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 588 एमएम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो हमारा सेटलमेंट भी निकल गया सर, इनिशियल और चेंज इन वर्ड रेशियो भी निकल के आ गया। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। पहला सवाल हमसे क्या पूछा है, चेंज इन वर्ड रेशियो, तो ये रहा आपका चेंज इन वर्ड रेशियो। दूसरा क्या पूछा है, प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट, तो ये आपका कितना आया, 0.588 मीटर आया। क्वेश्चन हमारा आसान था सर। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल हमसे कहता है व्हाट इज शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, सॉइल का शियर स्ट्रेंथ क्या होता है, राइट डाउन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल एंड देयर सिग्निफिकेंस इन जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। हम लोग जो है शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल क्या होता है, पहले ये बताइए, उसको किस किस फैक्टर से असर पड़ता है, किस किस चीज से असर पड़ता है वो बताइए, और वो सारे फैक्टर का सिग्निफिकेंस बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन में लैंग्वेज पे आप गौर कीजिएगा, सॉइल का शियर स्ट्रेंथ का सिग्निफिकेंस नहीं बताना है आपको, किसका सिग्निफिकेंस बताना है, शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल का जो फैक्टर अफेक्ट करता है उस फैक्टर का सिग्निफिकेंस बताना है, समझ गए ना, उस फैक्टर का सिग्निफिकेंस बताना है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, एकदम आसान भाषा में समझते हैं हम लोग, ठीक है।
आसान भाषा में समझते हैं, शियर स्ट्रेंथ क्या है। शियर स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम शियर रेसिस्टेंस दैट सॉइल कैन मोबिलाइज अलोंग ए पोटेंशियल फेलियर प्लेन, कॉमनली एक्सप्रेस्ड बाय मोहर कूलम्ब रिलेशन। इसको पढ़िएगा ना, आपको घंटा समझ में नहीं आएगा अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो। और बच्चा का आदत होता है कि वो डायरेक्ट क्वेश्चन देखता है, थ्योरी नहीं पढ़ता। आपको हम समझाते हैं शियर स्ट्रेंथ होता क्या। जैसे कि मान के चलो, ठीक है, एक लड़का है हमारे पास, ठीक ना, हमारे पास जो है एक लड़का है, मान के चलो इस लड़का का नाम क्या है, राकेश नाम है, ठीक है। इस लड़का के माथा पे हम लोग सब लोड लगा रहे हैं, इस लड़का के माथा पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लोड लगा रहे हैं। माथा पे हम लोग बोरी उठाते हैं ना, ठीक है, इस पे हम लोग क्या कर रहे हैं, लोड लगा रहे हैं। ये लोड जो है क्या क्रिएट करेगा, स्ट्रेस क्रिएट करेगा। आप पढ़े होंगे स्ट्रेस बराबर क्या होता है, लोड अपॉन एरिया होता है, ठीक है। तो ये लोड आपका क्या क्रिएट करेगा सर, ये लोड हमारा स्ट्रेस क्रिएट करेगा, ठीक है। अब जो है इंसान का लोड उठाने का एक क्षमता होता है कि ये माथा पे कितना बोरा उठा सकता है। मान के चलो ये माथा पे जो है हमारा 50 केजी का बोरा उठा सकता है, ठीक है, ये अपने माथा 50 केजी का बोरा उठा सकता है। तो ये 50 केजी जो इसका उठाने का क्षमता है, इसको क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ कहते हैं। बात समझ में आ रही है, ये जो 50 केजी इसके माथा पे बोरा रखेंगे, ये 50 केजी का जो बोरा उठाने का इसका क्षमता है, ये इसका स्ट्रेंथ है। और इसके माथा पे जो हम लोग लोड लगा रहे हैं वो स्ट्रेस क्रिएट करेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। वो क्या क्रिएट करेगा, स्ट्रेस क्रिएट करेगा। अगर हम चाहते हैं कि ये हमारा राकेश जो है गिरे नहीं, बैलेंस बिगड़ने की वजह से गिरे नहीं, तो हमको स्ट्रेस क्या रखना पड़ेगा, 50 केजी से कम रखना पड़ेगा। मतलब इसके माथा के ऊपर जो हम लोग लोड लगा रहे हैं वो हम लोग 40 केजी लगाएंगे तब भी ठीक है, 45 लगाएंगे तब भी ठीक है, 50 तक हम लोग लगा सकते हैं। लेकिन जैसे ही 51 लगाएंगे राकेश का बैलेंस बिगड़ जाएगा और राकेश गिर जाएगा, क्योंकि सर इसका स्ट्रेंथ 50 केजी है। बात समझ में आ रही है, और लोड स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है। उसी तरीके से सॉइल पे जब हम लोग घर बनाते हैं, ठीक है, बिल्डिंग बनाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, लोड लगाते हैं, सॉइल पे लोड लगाते हैं। ये लोड हमारा क्या क्रिएट करेगा, स्ट्रेस क्रिएट करेगा, ठीक है। और सॉइल का अपना एक कैपेसिटी होता है कि ये कितना लोड झेल सकता है, जिसको हम लोग सॉइल का क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ कहते हैं। बात समझ में आ रही है, उसको हम लोग सॉइल का क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ कहते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं तो सॉइल पे लोड लगाते हैं जो स्ट्रेस क्रिएट करेगा, और सॉइल इस लोड को झेलने का इसको क्षमता होता है, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेंथ कहते हैं। तो हमारे पास जो है ये स्ट्रेस दो तरह से लगता है, एक शियर स्ट्रेस लगता है, एक नॉर्मल स्ट्रेस लगता है, सॉन्ग में आप पढ़े होंगे, ठीक ना। तो सॉइल अगर कभी भी फेल होता है तो वो शियर स्ट्रेस की वजह से ही होता है। सॉइल में अगर कभी भी फेलियर होगा, जनरली ये हमारा 90% केस में सॉइल अगर आपका फेल हुआ है तो ये शियर फेलियर देखने को होता है। बात समझ में आ रही है, 90% केस में अगर सॉइल में फेलियर देखने को मिला है तो ये आपका शियर फेलियर होगा, ठीक है। सॉइल जनरली फेल करता है शियर में, ठीक। तो शियर स्ट्रेंथ हमारा क्या है सर, इज द मैक्सिमम शियर रेसिस्टेंस। मैक्सिमम शियर रेसिस्टेंस करने का मतलब इसके ऊपर जो शियर लोड लग रहा है, शियर स्ट्रेस लग रहा है, उसको जितना ये ज्यादा ज्यादा रोक सकता है, इसका रोकने का जो क्षमता है उसी को हम लोग शियर स्ट्रेंथ कहते हैं। जैसे इस बंदे का लोड उठाने का क्षमता क्या है, 50 केजी, 50 केजी इसका क्या है, शियर स्ट्रेंथ है। इस पे स्ट्रेस अगर हम 50 केजी मैक्सिमम, ये स्ट्रेस ये कितना झेल सकता है, 50 केजी का ये मैक्सिमम स्ट्रेस झेल सकता है, ये इसका क्या स्ट्रेंथ है। उसी तरह से शियर स्ट्रेंथ हमारा क्या है सर, मैक्सिमम शियर रेसिस्टेंस, जो कि एक सॉइल शो कर सकता है फेल होने से पहले, उसको हम लोग शियर स्ट्रेंथ कहते हैं। इस चीज को दर्शाया जाता है मोहर कुलम्ब रिलेशन से, ठीक ना। इस चीज को दर्शाया जाता है किससे सर, मोहर कुलम्ब रिलेशन से। आइए समझते हैं मोहर कुलम्ब रिलेशन क्या होता है। मोहर साहब ने एक बड़ा ही फेमस रिलेशन दिया था, जो कि सॉइल का शियर स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने में सदाबहार इक्वेशन है। और वो रिलेशन क्या है, टॉ बराबर सी प्लस सिग्मा डैश टेन फाइव। देखिए आपको दो तरीके से लिखा हो सकता है, सिग्मा बार लिखा हुआ मिल सकता है, या सिग्मा डैश लिखा हुआ मिल सकता है, या फिर सिग्मा लिखा हुआ भी मिल सकता है, ठीक है। एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है, एक्चुअल में फॉर्मूला होता है टॉ बराबर सी प्लस सिग्मा टेन फाइव, या नहीं तो टॉ बराबर सी डैश प्लस सिग्मा डैश टेन फाइव डैश, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला होता है, एक्चुअल में फॉर्मूला होता है। अच्छा, अगर आपको यहाँ पे टॉ ना लिख के ऐसा हुआ भी लिखा हुआ मिल सकता है, एस बराबर सी प्लस सिग्मा टेन फाइव, इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है। एस हमारा शियर स्ट्रेंथ बताता है सॉइल का, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टॉ एफ से भी दिखाते हैं।
इसी को हम लोग टॉ एफ से भी दिखाते हैं। यहाँ पे एफ नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, आप मने मन मान लीजिएगा। यहाँ पे सी डैश भी होना चाहिए, 10 फाइव डैश भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा सर क्या बताएगा सर, ये सॉइल का शियर स्ट्रेंथ बताएगा। ये बात तो सर हमको समझ में आ गई है। चलिए, तो ये हमारा सर मोहर कुलम के द्वारा ये सॉइल का शियर स्ट्रेंथ दिया जाता है। ठीक है, शियर स्ट्रेंथ हम लोग समझ गए, जहाँ पे सी हमारा क्या होता है, कोहेशन होता है, फाई एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन, सिग्मा डैश इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस होता है। अब ये किस किस फैक्टर पे शियर स्ट्रेंथ हमारा डिपेंड करता है, उसका सिग्निफिकेंस भी हम लोग देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या सर, इफेक्टिव स्ट्रेस। यहाँ से शुरू करते हैं, ये रहा आपका इफेक्टिव स्ट्रेस। ठीक है, इफेक्टिव स्ट्रेस को सिग्मा बार से दिखाया जाता है। तो इसका क्या महत्व है सर, स्ट्रेंथ इंक्रीजेज विद इफेक्टिव स्ट्रेस। अगर स्ट्रेंथ ज्यादा करना है आपको, सॉइल का अगर इफेक्टिव स्ट्रेस ज्यादा है, सॉइल में स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। पोर प्रेशर दैट रिड्यूसेज इफेक्टिव स्ट्रेस रिड्यूसेज स्ट्रेंथ। ठीक है, पोर प्रेशर हमारा क्या करता है, इफेक्टिव स्ट्रेस को कम करता है, और वो इफेक्टिव स्ट्रेंथ भी कम कर देता है। तो एज ए गुड सिविल इंजीनियर हम चाहेंगे कि सॉइल में हमारा इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या रहे, इफेक्टिव स्ट्रेस ज्यादा रहे, और पोर वाटर प्रेशर हमारा क्या रहे, कम रहे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो एज ए गुड सिविल इंजीनियर हम लोग क्या करेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेस ज्यादा रखेंगे, पोर वाटर प्रेशर कम रखेंगे। ये इसका सिग्निफिकेंस है। महत्व, सिग्निफिकेंस मतलब क्या होगा, महत्व, इसका क्या वैल्यू है सर। इसका ये एक सिंपल सा वैल्यू है कि अगर इसका वैल्यू, अगर आपका इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ रहा है तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ये इसका वैल्यू है। दूसरा हमारा कोहेशन, ये रहा कोहेशन सी। ठीक है, कोहेशन का क्या है, एपेरेंट और ट्रू कोहेशन, दो तरह का कोहेशन होता है, एपेरेंट या ट्रू कोहेशन होता है। ये हमको शियर रेसिस्टेंस देता है लो नॉर्मल स्ट्रेस पे, खास करके क्ले में, सीमेंटेड सॉइल में, पार्शियली सैचुरेटेड सॉइल में। तो कोहेशन क्या देता है सर, शियर स्ट्रेंथ देता है। कोहेशन आपको क्या देगा, स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है। ठीक है, शियर रेसिस्टेंस को ही स्ट्रेंथ कहा जाता है, शियर रेसिस्टेंस को ही स्ट्रेंथ कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हमारा कोहेशन क्या होता है, ये हमको क्या देता है सर, शियर रेसिस्टेंस स्ट्रेंथ देता है। किसमें, सॉइल में। कौन सा सॉइल में, क्ले में हो गया, सीमेंटेड क्ले या पार्शियली सैचुरेटेड क्ले में देता है। चलिए, अब हम लोग अगला सवाल देख, सॉरी, इसी में अगला पॉइंट देखते हैं कि हमारा जो है शियर स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई पे भी डिपेंड करता है। फाई क्या कंट्रोल करता है सर, फाई का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है सर इसमें। ये हमारा कंट्रोल करता है फ्रिक्शनल रेसिस्टेंस को ग्रेनुलर सॉइल में, जैसे कि आपका सी कंट्रोल करता है किस में, क्ले में। ठीक है, या फिर सैचुरेटेड क्ले आप कह सकते हैं। तो ग्रेनुलर सॉइल में कौन कंट्रोल करेगा, फाई कंट्रोल करता है। ठीक ना। चलिए, हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं सर। हम लोग बात करेंगे किसका, वाटर कंटेंट, डिग्री ऑफ सैचुरेशन, पोर प्रेशर का। ठीक ना, इसका क्या सिग्निफिकेंस आपको बताते हैं। सैचुरेशन एंड एक्सेस पोर प्रेशर स्ट्रांगली मॉडिफाई इफेक्टिव स्ट्रेस एंड हेंस स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी। देखिए क्या कह रहा है कि अगर आपका पोर प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, या फिर वाटर कंटेंट ज्यादा है, तो उससे क्या होगा, हमारा स्ट्रेंथ पे असर पड़ेगा सर। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा जो है स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है सर, पोर प्रेशर और वाटर प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए, उसके बाद अगला हमारा क्या, डेंसिटी और रिलेटिव स्ट्रेंथ पे भी हमारा, रिलेटिव डेंसिटी पे भी हमारा क्या करता है, शियर स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। डेंसर सैंड्स हैव हायर फाई एंड हायर पीक शियर स्ट्रेंथ। अगर आपका डेंस सैंड है तो उसमें शियर स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक ना। उसके बाद हमारा शियर स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रेन रेट और ड्रेनेज कंडीशन पे डिपेंड करता है। स्ट्रेन रेट और ड्रेनेज कंडीशन कहने का मतलब, अनड्रेन टेस्ट गिव टोटल स्ट्रेस स्ट्रेंथ, ड्रेन टेस्ट गिव इफेक्टिव स्ट्रेस स्ट्रेंथ, चूज बेस्ड ऑन फील्ड लोडिंग कर। देखो एक चीज बताता है, हमारा जो सॉइल का शियर स्ट्रेंथ होगा वो किस पे निर्भर करता है, हमारा टेस्ट कैसा है, ड्रेन्ड या अनड्रेन्ड पे। ठीक है, यानी कि ड्रेनेज कंडीशन पे हमारा सॉइल का शियर स्ट्रेंथ निर्भर कर जाएगा। बात समझ में आ रही है? ड्रेनेज कंडीशन पे हमारा सॉइल का क्या करेगा सर, शियर स्ट्रेंथ निर्भर कर जाएगा। कैसे करेगा ये सब डिटेल में आप बुक में पढ़िए भाई, अभी लास्ट मोमेंट में पीवाईक्यू देखिएगा तो उसमें उतना डिटेल में नहीं बताया जा सकता यहाँ पे। स्ट्रेस पाथ एंड हिस्ट्री, ठीक ना। आपका सॉइल पे कौन सा स्ट्रेस लग रहा है, अगर प्री कॉन्सोलिडेटेड है, ठीक ना, तो उसमें जो है शियर स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगा। अगर नॉर्मली कॉन्सोलिडेटेड है उसमें शियर स्ट्रेंथ कम होगा। ठीक है, अगर प्री कॉन्सोलिडेटेड है तो उसमें शियर स्ट्रेंथ, ठीक है, ज्यादा होगा, और नॉर्मली कंसोलिडेटेड है तो शियर स्ट्रेंथ थोड़ा कम देखने को मिलेगा।
ठीक, तो ये सब हमारा फैक्टर पे डिपेंड करता है। आइए हम लोग यहाँ से न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन में जो हमारा न्यूमेरिकल दिया हुआ है, बड़ा अच्छा सवाल है। सवाल क्या कहता है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ए ट्रैक्सियल टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन ए सैचुरेटेड क्ले सैंपल। आपको जो है एक ट्रैक्सियल टेस्ट दिया गया है, ठीक ना, और ये टेस्ट कहाँ पे किया गया है, सैचुरेटेड क्ले सैंपल पे किया गया है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या कहता है, द फॉलोइंग डाटा इज ऑब्टेन्ड। टेस्ट करने के बाद हमको जो है कुछ इस तरीके से हमको डाटा मिला हुआ है, ठीक ना। सेल प्रेशर 100 किलो पास्कल, डेविएटर स्ट्रेस एट फेलियर 250 किलो पास्कल दिया हुआ है। आपको इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस एट फेलियर निकालना है, और दूसरा क्या निकालना है, शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर, कोहेशन एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन निकालना है, मोहर कुलम लीनियर रिलेशनशिप एज्यूम करते हुए, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि सर ये सवाल क्या कह रहा है, हमको बताइए, हमको तो कुछ नहीं आता है। बात समझ में आ रही है? तो सवाल आपका बहुत आसान है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ये कुछ कहता होता नहीं है। देखो हमारा जो है सॉइल पे हम लोग कई तरह का टेस्ट करते हैं, उसमें से एक टेस्ट होता है ट्रायक्सियल टेस्ट। तो हमने एक सॉइल सैंपल पे ट्रायक्सियल टेस्ट किया है। बात समझ में आ रही है? और ट्रायक्सियल टेस्ट जब हम लोग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, सेल प्रेशर लगाते हैं, इसके चारों तरफ से हम लोग सेल प्रेशर लगाते हैं। सेल प्रेशर को ही हम लोग किससे दिखाते हैं, सेल प्रेशर को ही हम लोग सिग्मा 3 से दिखाते हैं, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन में सर जो गिवन है, हमको गिवन क्या है सर, ये हमारा पहला पार्ट है, ठीक है। हमको जो गिवन है वो हमारा क्या गिवन है सर, हमको सर सेल प्रेशर 100 किलो पास्कल दिया हुआ है, यानी सिग्मा 3 हमको क्या दिया हुआ है, 100 केपीए दिया हुआ है। डेविएट्रिक स्ट्रेस क्या होता है, 250 केपीए होता है। डेविएट्रिक स्ट्रेस इधर हम लोग लगाते हैं, इसको सिग्मा डी से आप दिखा सकते हैं। तो डेविएट्रिक स्ट्रेस हमारा क्या होता है, 250 किलो पास्कल इस टेस्ट का दिया हुआ है, ठीक है। इस साइड से हमारा सिग्मा 3 भी निकलता है। बात समझ में आ रही है? तो सेल प्रेशर जब सिग्मा 3 लग रहा है तो सब तरफ से लगता है, एक्स्ट्रा में सिग्मा डी भी लगता है, ठीक है। और आपको एक बात बताते हैं कि वर्टिकली जो हम लोग स्ट्रेस लगाते हैं तो वो हमारा क्या लगाते हैं, सिग्मा 1 लगाते हैं, ठीक है। वर्टिकल जो हम लोग स्ट्रेस लगाते हैं वो हमारा जनरली सिग्मा 1 होता है। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि सर हमारा जो सिग्मा 1 होता है ये किसके बराबर होता है, सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है सर, सिग्मा 3 प्लस सिग्मा डी के बराबर होता है। बात समझ में आ रही है? तो ये सब डाटा हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहां से हम लोग सिग्मा 1 निकाल लेंगे। सिग्मा 1 हमारा क्या हो जाएगा, 100 प्लस 250 यानी कि 350 किलो पास्कल, ये हमारा सिग्मा 1 हो जाएगा सर। बात समझ में आ गई? आपको इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है कब, फेलियर के समय पे। आपको इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस निकालना है फेलियर के समय पे, ठीक है। क्वेश्चन को गौर से देखिएगा, आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। अगर क्वेश्चन गौर से नहीं देखिएगा सर तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास सर एक फॉर्मूला होता है, बड़ा खतरनाक सा फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रेस निकालने का। इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ये एनालिटिकल फॉर्मूला होता है। मोहर सर्कल जब आप पढ़े होंगे तो वहां पे आपको ये बात पढ़ाया गया होगा। ये होता है हमारा सर सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 कॉस 2 थीटा। बात समझ में आ रही? तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सर, ठीक है। अब सवाल है कि ये फॉर्मूला होता है सर, हम इससे कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं। सर क्वेश्चन में तो थीटा दिया हुआ नहीं है। देखो एक बात बताते हैं, अगर तुम्हारा ट्रायक्सियल टेस्ट है तो इस कंडीशन में हम लोग थीटा का वैल्यू 0 मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्ट शियर टेस्ट होगा तो हम लोग थीटा का वैल्यू 0 नहीं मान सकते हैं। क्या कह रहे हैं, बड़ा गंभीर बात बता रहे हैं, ठीक है। हम आपको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, कि अगर हमारा सर ट्रायक्सियल टेस्ट है तो हम लोग थीटा का वैल्यू 0 मान सकते हैं, ठीक ना। लेकिन अगर हमारा डायरेक्ट शियर टेस्ट होगा,
ठीक है, तो उसमें हम लोग जनरली थीटा का वैल्यू 0 नहीं मान सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग थीटा का वैल्यू 0 माने हुए हैं, तो हमारा जो इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस कैसे होगा? कुछ लोग कहेगा सर कि हमको सर पोर वाटर प्रेशर नहीं दिया है तो नॉर्मल इफेक्टिव वाला कैसे निकालेंगे? वो सब मत सोचो भाई, ठीक है। बीयू है वो कुछ ना कुछ ट्रिकी चीज देता है। ट्रिकी मतलब क्या? कुछ ना कुछ डाटा गायब कर देता है, फिर आप अंदाज से बनाइए क्वेश्चन, समझ रहे हैं? सिग्मा 1 का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा सर? 350। सिग्मा 3 का कितना? 100। ये हो जाएगा 350 प्लस 100/2 प्लस सिग्मा 1 का वैल्यू हो जाएगा 350 माइनस 100/2 कॉस 2 थीटा। थीटा का वैल्यू 0 मानिएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो यहां से हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा सर? यहाँ पे हम क्या किए हैं? एज्यूम थीटा बराबर 0 डिग्री। ट्राइएक्सियल टेस्ट है इसलिए कर सकते हैं, डायरेक्ट शियर टेस्ट होता तो हम लोग नहीं कर सकते थे। बात समझ में आ रही है? ट्राइएक्सियल टेस्ट है इसलिए हम लोग कर लिए, अगर डायरेक्ट शियर टेस्ट होता तो हम लोग थीटा बराबर 0 डिग्री एज्यूम नहीं कर सकते थे। चलिए, तो यहां से हम लोग सर क्या करेंगे? इफेक्टिव नॉर्मल 350 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 450/2। 350 माइनस 100 250/2, यानी कि हमारा इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस कितना निकल के आएगा? 450 प्लस ये हो जाएगा 750/2। 450, 500 तो 700, ये हो जाएगा 700/2, यानी कि 350 किलो पास्कल। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमने थीटा बराबर 0 डिग्री माना है क्योंकि बाकी ऑप्शन हमको नहीं दिख रहा था। ठीक है, अगला पार्ट देखते हैं। इसमें पार्ट 2 जो हमारा है, पार्ट 2 हमारा इसमें क्या कहता है कि आपको शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स निकालना है। शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर कहते हैं सी और फाई को, ठीक है, यानी कि कोहेशन और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन निकालना है। ठीक है, इसी से निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग सर? तो देखिए, एक चीज आपको बताते हैं। अभी तक में तो हम लोग को क्या क्या पता चल गया है? अभी तक में सर हमको पता चल गया है, क्या पता चल गया सर हमारा? कि हमारा सर सिग्मा 1 कितना है? सिग्मा 1 हमने अभी थोड़ा देर पहले निकाला है, तो ये हमारा आता है 350 किलो पास्कल। ठीक है, सिग्मा 3 हमारा कितना दिया हुआ है सर? 100 दिया हुआ है। ये सब किलो पास्कल में। तो हम लोग को एक रिलेशन मालूम है। क्या मालूम है? दूसरा वाला सॉल्व कर रहे हैं। वी नो, हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं हम लोग सर? सिग्मा 1 बराबर सिग्मा 3 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2। 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c 10 45 प्लस 5/2। ठीक है, ऐसा कुछ रिलेशन होता है सर, ऐसा हम लोग जानते हैं। बात समझ में आ रही है? ऐसा कोई फॉर्मूला आप जरूर पढ़े होंगे। नहीं पढ़े मतलब आप चैप्टर है नहीं पढ़े, समझ गए? तो अब हम लोग यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 350, ये हो जाएगा 100, 10 स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c 10 45 प्लस 5/2। अब सवाल यहां से ये उठता है कि सर हमको तो सी और फाई निकालना है, इसमें से तो हमको दिया नहीं है। देखो एक चीज बताते हैं।
अगर तुम्हारा सैचुरेटेड सॉइल सैंपल हो और टेस्ट क्या हो, ट्राइक्सियल टेस्ट। ट्राइक्सियल टेस्ट में हमारे पास कई तरह का टेस्ट होता है, सीयू टेस्ट होता है, यूयू टेस्ट होता है, सीडी टेस्ट होता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास सर सैचुरेटेड क्ले सैंपल हो और अगर हम लोग अनड्रेन कंडीशन मान लें, ठीक ना, मानना पड़ेगा यहाँ पे क्योंकि डाटा पूरा दिया नहीं है, तो अगर हमारे पास सर सैचुरेटेड क्ले सैंपल हो और उसमें हम लोग अनड्रेन कंडीशन मान लें, ठीक है, उसमें हम लोग क्या मान लें सर, अनड्रेन कंडीशन मान लें, तो वैसे कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, फाई का वैल्यू जीरो हो जाता है। वैसे कंडीशन में हमारा सर क्या हो जाता है, फाई का वैल्यू जीरो हो जाता है। बात समझ में आ रही है क्या कर रहे हैं? अगर हमारे पास सर अनड्रेन कंडीशन हो, ठीक है, सॉरी सैचुरेटेड क्ले हो और अनड्रेन कंडीशन हो, तो वहां पे हमारा फाई का वैल्यू, ठीक है, तो हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, सैचुरेटेड क्ले इन अनड्रेन कंडीशन फाइव बराबर जीरो। बात समझ में आ गई? चलिए आइए यहां से हम लोग देखते हैं। तो यहां से इसको हम लोग अगर सॉल्व करेंगे फर्दर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारा 350, 100 उधर जाएगा, 350, 100, 10 स्क्वायर, 45 प्लस 2c, 1045। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1045 का वैल्यू 1 होता है, 350 बराबर 100 प्लस 2c हो जाएगा। देयरफॉर c बराबर क्या हो जाएगा, 350 माइनस 100, 250, 250/2, c का वैल्यू कितना निकल के आएगा, 125 kPa। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सर, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम लोग सर फाई का वैल्यू, जैसे आपको सी और फाई निकालने का है, तो फाई का वैल्यू हम लोग जीरो मान लेंगे क्योंकि सर सैचुरेटेड के लिए दिया है, ट्रैक्सियल टेस्ट है, यानी कि हमारा पॉसिबल है कि सैचुरेटेड के लिए अनड्रेन कंडीशन का हमको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सी का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, तो फाई हमारा इस सॉइल के लिए जीरो हो जाएगा, सी का वैल्यू 125 kPa हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बन गया। चलिए यहाँ से, आई होप कि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। थैंक यू एवरीवन, गुड लक फॉर योर एग्जाम। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं हमसे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, थैंक यू।